जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है एक माँ ने बेटी की शादी दूजिया से कर दी तो हुआ कुछ ऐसा। एक माँ ने अपनी बेटी की शादी एक बच्चे के बाप से कर दी तो ससुराल में जाकर बेटी ने कर दिया ऐसा काम कि सब देखते रह गए। चाय की ट्रे लेकर जाती हुई मीरा के पांव एकाएक वहीं ठिठक गए जब उसके कानों में पड़ोस की कमला चाची की आवाज़ पड़ी, जो उसकी माँ से कह रही थी, अरे बिमला, कब तक घर में बैठा करके रखोगी जवान विधवा बेटी को? अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी बची है। जब तक तू और रामेश्वर भाई साहब हैं तब तक तो जैसे तैसे दिन काट लेगी बेचारी। लेकिन माँ बाप जिंदगी भर थोड़े ही साथ देते हैं, फिर भाई भाभी का क्या पता। अच्छी भाभियाँ नसीब वालों को ही मिलती हैं, और तेरी मीरा इतनी नसीब वाली होती तो इस बेचारी के माथे पर विधवा का कलंक न होता। पर दीदी, उस लड़के की एक बेटी है। शादी करते ही मेरी मीरा पत्नी के साथ साथ 5-6 साल की बच्ची की माँ बन जाएगी। सबकी नज़र मेरी बच्ची पर होगी। वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? माँ का दुख और निराशा में डूबी आवाज़ मीरा को भी दुखी कर गई। बिमला, मैं समझती हूँ कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी सौतेली माँ बनकर किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी उठाए, पर जरा शांत दिमाग से सोच। हमारी मीरा विधवा है और हमारे समाज में विधवा विवाह अभी आम बात नहीं है। पुरुष तो बुढ़ापे तक भी विवाह कर लेता है, पर यदि स्त्री के साथ माथे पर विधवा की मुहर लग जाए तो उसे तो इंसान होने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसकी उस अवस्था की जिम्मेदारी वही है। और तो और कितने ही पुरुषों की नज़र बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में तू और भाई साहब कब तक उसकी ढाल बने रहोगे? शादी कर दोगे तो वह सौतेली ही सही, माँ और पत्नी बनकर सम्मान से जी तो पाएगी। कुछ समय के संघर्ष के बाद वही उस घर की मालकिन होगी। फिर सोच, लड़के में भी कोई कमी नहीं है। अभी 30 साल का जवान ही है। 3 साल पहले पत्नी चल बसी तो लोगों के लाख समझाने पर भी शादी नहीं की, पर अब जब माँ भी बीमार रहने लगी तब सबने समझाया अब उस घर में किसी स्त्री का होना कितना जरूरी है। तब जाकर माना दूसरी शादी के लिए। कमला चाची की आवाज़ में उसके लिए जो फिक्र झलक रही थी, उसकी सच और झूठ का कोई प्रमाण तो नहीं था। वह चाहकर भी मीरा उनकी बातों से असहमत नहीं हो पा रही थी, और उसकी माँ ने तो मानो चाची के समक्ष हथियार डाल दिए थे। पापा को भी माँ और चाची ने मिलकर समझा लिया। बाल विधवा मीरा अब फिर से सुहागन बनने जा रही थी, पर मन में खुशी की जगह डर था। सुहागन होने का सुख तो उसने भोगा नहीं, पर अब सुहाग के प्रकाश में सौतेली माँ की काली परछाई भी साथ साथ चलेगी। घर में विवाह की तैयारी शुरू हो गई, पर जो चहल पहल उमंग उत्साह आमतौर पर ऐसे अवसर पर होता है वह खोया हुआ था। सभी तैयारियां ऐसे शांतिपूर्वक हो रही थी जैसे कोई अनैतिक कार्य करने की तैयारी हो रही हो। तब माँ मीरा की नज़र बचाकर उसकी और ऐसे देखती जैसे वह उसे बलि के लिए तैयार कर रही हो। कभी उन्हें इस प्रकार कातर नज़रों से अपनी ओर देखते हुए मीरा देख लेती तो वो नज़रें चुराकर वहाँ से हट जाती, पर उनकी आंखों में अपने लिए दया का ये भाव उसे भीतर तक भेद जाता। वह माँ को समझाना चाहती है कि वह उसे दया का पात्र न समझें, उसके पुनर्विवाह को अपराध न समझें, पर कह नहीं पाती। कैसे कहती? बचपन से अब तक अभी
छोटे बड़े के अंतराल को खत्म ही नहीं कर पाई थी। बेटी तो बन गई, पर कभी अपने मन के उथल पुथल को माँ के सामने नहीं कह सकी। माँ भी तो इतना प्यार करती है, पर कभी उससे खुलकर बात नहीं करती, ना जाने क्यों। पर ऐसी ही है मीरा का रिश्ता अपनी सगी माँ से। अब वह भी माँ बनने जा रही है, उस बच्चे की जो उस घर में उससे 5-6 वर्ष पहले से ही रहती है, जिसे वह जानती नहीं है। यूं तो माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है और परवरिश के साथ साथ धीरे धीरे उसमें अपने संस्कार और गुणों का रोपण करती है। अपनी ममता, दुलार और देखभाल से उसका पोषण करती है, पर उसे तो ये सब करने का अवसर ही नहीं मिला और किसी अन्य की रोपित पौधे की मालिन बनकर उसको वृक्ष बनाना है। कैसे करेगी वह ये सब? भीतर ही भीतर इन्हीं जज्बातों से लड़ती मीरा अपने मन के उथल पुथल को अपने आप में समेटे आँखों में बिना रंगीन सपने सजाए दुल्हन बन गई और रातों रात रिश्तों का एक लंबा अंतराल पार कर लिया। कल तक अपने घर में सिर्फ बेटी और बहन के रिश्ते से अलंकृत मीरा 7 फेरे खत्म होते होते कई रिश्तों की सीढ़ी चढ़ गई। भोर की पहली किरण के निकलने से पहले ही वह पत्नी, बहू, भाभी आदि बनने के साथ माँ की गरिमापूर्ण पदवी से सजा दी गई। किंतु इस उपलब्धि की खुशी नहीं वह था, साथ ही अपने विधवापन के दोषों को दूर करने के लिए किए गए समझौतों का दंश जो उसको अंदर तक कचोट रहा था। अपने घर की मान मर्यादाओं को बनाए रखने तथा किसी को शिकायत का अवसर ना देने जैसे तमाम सुझावों, सलाहों, आंसुओं और आशीष के साथ उसकी विदाई हुई। बहू, ये घर अब तुम्ही को संभालना है। मेरा अब क्या ठिकाना कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए। अमित तो दूसरा विवाह ही नहीं करना चाहता था। सबने बहुत समझाया कि दादी पूरी जिंदगी नहीं रहेगी, बिना माँ के लड़की को कैसे पालेगा, तब जाकर माना है। अब ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरी आशा है कि तुम इसका पूरा अच्छे से ख्याल रखोगी, इसे कोई परेशानी नहीं होने दोगी। सासू माँ के अपनत्व भरे शब्दों से मीरा को हिम्मत मिल गई। उसका मन हुआ कि वह उनसे अपने मन का सारा डर कह दे, पर साहस नहीं जुटा सकी। बस हाँ में सिर हिलाकर इतना ही कह सकी, आपके आशीर्वाद की छाया में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी को कोई परेशानी ना हो। सरिता जी बहू की मधुर आवाज़ सुनकर खुश हो गईं और मन ही मन खुश होती मुस्कुराती हुई बाहर चली गईं। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, मीरा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे पता है कि अमित भी आते ही सबसे पहले उसे अपनी बेटी गौरी का ही जिक्र करेगा और उम्मीद करेगा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊं। पर कैसे? क्या मेरे आश्वासन देने मात्र से उसे विश्वास हो जाएगा? यदि नहीं तो मेरे कुछ भी कहने का क्या लाभ? क्यों ना सब समय पर ही छोड़ दें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। समय और परिस्थितियां मनुष्य को जिस मजबूती से सिखा सकती हैं, वो कोई व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सीख सकता। सोचते सोचते विवाह की ना जाने कितनी ही रस्मों से थकी मीरा कब नींद की आगोश में समा गई, उसे तो पता ही ना चला। सुबह के समय मीरा अलमारी में कपड़े रखने में व्यस्त थी। तभी उसे एहसास हुआ शायद पीछे कोई है। वह मुड़ी तो देखा दरवाजे पर स्कूल की ड्रेस पहने, बाल बिखेरे हुए, हाथ में कंघी और रबड़ लिए सहमी सी गौरी खड़ी थी। डरी डरी सी मीरा की ओर देख रही थी।
पर ना तो अंदर आ रही थी ना ही कुछ बोल रही थी। मीरा ने अलमारी बंद करते हुए कहा, आओ अंदर आओ। आओ ना, वहाँ क्यों रुक गई? वह धीरे धीरे अंदर आई और बेड के पास चुपचाप खड़ी हो गई। मीरा समझ गई कि वह बाल बनवाने के लिए आई है, परंतु वह देखना चाहती थी कि वह खुद बोलती है या नहीं। इसलिए वह व्यस्त होने का दिखावा करती हुई कभी बिस्तर ठीक करती तो कभी टेबल साफ करने लगती। पर गौरी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तो मीरा ही बोली, आप कुछ बोलो। तो गौरी, कुछ काम है क्या? वह बेटा बोलना चाहती थी, पर ना जाने क्यों अजीब सा महसूस हुआ और जुबान अपने आप ही रुक गई। बेटा शब्द उसके लिए अजनबी जो था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जुबान पर न आ सका। आंटी, दादी कह रही हैं कि आपसे चोटी बनवा लूं। गौरी डरते हुए बोली। तो ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है? आओ, मैं बना देती हूँ। उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए मीरा बोली। चोटी बनाकर उसके कोमल किंतु खुश्की से रूखे गालों को देखकर मीरा बोली, चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, देखो त्वचा कितनी सूख गई है। कहते हुए उसने लोशन निकालकर उसके चेहरे और हाथों पर अच्छी तरह से लगाया। फिर उसके ओठों पर बाम लगाया और पूरी तरह तैयार करके उसे भेज दिया। मीरा का ये अपनापन पाकर गौरी मन ही मन खिल गई, परंतु बाल सुलभ संकोच और अनजानेपन के कारण कुछ कह ना सकी। उसके चेहरे के परिवर्तन को अमित ने भी महसूस किया। अब रोज ही गौरी मीरा के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाया करती। पहले शुरू में दरवाजे पर ही तब तक खड़ी रहती जब तक मीरा उसे अंदर आने को ना कहती। फिर धीरे धीरे भीतर आने लगी, लेकिन तब तक नहीं बोलती जब तक उसे मीरा पूछती नहीं। जब से वह मीरा से बाल बनवाने लगी, तब से उसकी कोमल त्वचा की भी देखभाल हो जाती थी। पहले उसके गाल फटे फटे से रहते थे, उनमें रूखेपन से खिंचाव के कारण दर्द भी होता था। कभी कभी होठ भी फट जाया करते थे, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होता था। कक्षा में उसके सहपाठी मित्र उससे पहले चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वहीं अब उसको जिज्ञासु नज़रों से देखते उसमें आए बदलाव का कारण जानना चाहते थे। अध्यापिका ने भी उसे स्वच्छ और इस्त्री किए हुए ड्रेस पहनकर आने के लिए उसे चॉकलेट दिया। तब उसको अपनी नई आंटी पर गर्व हुआ था। घर आकर उसने खुशी खुशी दादी को बताया। अब वह कंघी लेकर कमरे के गेट पर नहीं खड़ी होती, बल्कि सीधे कमरे में आकर मीरा के हाथों में कंघी दे देती। मीरा ने उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रखा और रसोई में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वह एक हाथ में कंघी और रबड़ तथा दूसरे हाथ में जूते लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। मीरा ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर कतरा कर बगल से निकल गई। आंटी, मेरी चोटी बना दो। मीरा को अपनी ओर ध्यान न देते देख गौरी साहस करके धीमी आवाज में बोली। गौरी रुक गई और पलट कर देखा। उसके मासूम चेहरे को देखकर उसका मन हुआ कि उसकी बाहों में भर ले और अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सपाट स्वर में बोली, मेरी एक शर्त है, प्रॉमिस करो, मानोगी तो बनाऊंगी चोटी। मीरा की बात सुनकर अमित चौंक गया। अखबार से नजरें हटाकर अकस्मात मीरा के चेहरे पर टिक गईं। ठाकुर जी को नहलाते हुए सासू माँ के हाथ रुक गए। दोनों को मस्तिष्क में एक साथ ख्याल आया, आखिर शुरू कर दिया अपने सौतेलेपन दिखाना। प्रॉमिस। तभी गौरी बोली, ओके, तो प्रॉमिस करो कि आज से मुझे आंटी नहीं बोलोगी।
उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए मीरा बोली, ठीक है आंटी जी, प्रॉमिस। गौरी इतनी मासूमियत से बोली कि एक साथ अमित और सासू माँ की हंसी छूट गई, पर दोनों ने अपनी आवाज़ें दबा ली। अच्छा जी, प्रॉमिस भी कर रही हो और आंटी भी बोल रही हो? उन दोनों से अनजान मीरा मीठी सी झिड़की देते हुए बोली। तो क्या बोलूं? गौरी ने पूछा। मम्मी। मम्मी बोलोगी तभी मैं आपके काम करूंगी। आप ही सोचो ना, किसी की आंटी क्या रोज रोज किसी बच्चे को तैयार करती है? नहीं ना, सबकी मम्मी अपने बच्चों को तैयार करके भेजती हैं, मैं भी वैसे ही भेजती हूँ। फिर आप मम्मी क्यों नहीं बोलती? उसने गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। पर मेरी मम्मी तो भगवान जी के घर गई हैं ना, तो मैं आपको कैसे बोलूं? क्योंकि भगवान जी ने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। वो मुझसे कह रहे थे कि गौरी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पास होना चाहिए। क्या अब भी आप मुझे आंटी बोलोगी? मीरा गौरी के मासूम चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए बोली। उसकी इस बात को सुनकर सरिता ने ठाकुर जी के चरणों में माथा टेक कर धन्यवाद किया। अमित ने गहरी सांस लेकर कुछ ऐसे श्वास छोड़ा मानो अब तक की सारी चिंताओं को बाहर निकाल दिया हो, और मुस्कुराता हुआ दोबारा अखबार में नजरें गड़ा ली। फिर तो आज मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरी मम्मी वापस आ गई है। गौरी खुशी से चहकती हुई बोली। अच्छा, तो अब तक आपने क्या बताया था अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में? मीरा ने उसके कोमल गालों को प्यार से खींचते हुए पूछा। गौरी ने अपराधी की तरह सिर झुका दिया। कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चोटी बनाते हैं, शूज भी पॉलिश करने हैं। मीरा कहते हुए उसका हाथ पकड़े कमरे में चली गई। अमित और सरिता जी की यह चिंता दूर हो गई थी कि नई बहू पता नहीं गौरी को प्यार करेगी या नहीं। दोनों ही मीरा से खुश थे। उसने गौरी की पूरी जिम्मेदारी कुशलता से संभाल ली थी। उसे पढ़ाना हो या उसके साथ खेलना, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी पूरा ख्याल रखती। साथ ही सास की सेवा में भी कोई कमी नहीं आने देती। अमित भी अब मीरा की खुशियों का ध्यान रखने लगा था। इस बीच मीरा अपने मायके भी जाकर आ गई थी। माँ ने सबसे पहले गौरी के बारे में ही पूछा था। जब उसने माँ को सब बतलाया तो वह भी चिंता मुक्त हो गई। आज घर में चहल पहल रोज की अपेक्षा अधिक थी। 2 बज चुके हैं। मीरा अभी भी रसोई में व्यस्त है। अमित की बड़ी बहन नेहा आज अपने दोनों बच्चों के साथ घर आई थी। गौरी स्कूल से आते ही बिना कपड़े बदले दिशा और जय के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। काम में व्यस्त होने के कारण मीरा ने ध्यान नहीं दिया कि आज किसी ने गौरी के हाथ मुंह धोकर उसके कपड़े नहीं बदलवाए। वह तो सोच रही थी कि मम्मी जी उसे व्यस्त देखकर खुद ही उसके कपड़े बदल देंगी। वह तो बस भाग भाग कर कभी ननद जी की, कभी उनके बच्चों की, तो कभी सासू माँ की फरमाइशें पूरी करने में व्यस्त थी। पर गौरी को खाना खिलाना नहीं भूली, इसलिए खाना लेकर सरिता जी के कमरे में पहुंची। गौरी खेल में खोई हुई थी। नेहा माँ से बातें कर रही थी, पर उसे देखते ही चुप हो गई। मीरा को थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गौरी को स्कूलों के कपड़ों में देखकर बोली, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले, चलो आओ, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, फिर खाना खाने के बाद खेलना। कहती हुई वह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाने लगी। तुम क्या
कहना चाहती हो मीरा? वो अपने कपड़े खुद बदलती है, अपने आप ही हाथ मुंह धोती है। मेरी बेटी उससे 1 साल बड़ी है, पर आज भी मैं उसके सारे काम करती हूँ। और तुम? नेहा ने जानबूझकर बात को अधूरी छोड़ दिया। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि मम्मी जी ने कर दिया होगा। नेहा बोली। अब भी मम्मी जी ही करेंगी? नेहा गुस्साते हुए बोली। उसने जो आधा वाक्य बोला, मीरा के आहत हृदय ने उसे वाक्य को पूरा कर लिया। अब भी मम्मी जी ही करेंगी? तो तुम क्या करोगी? वह बिना रुके गौरी को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें भर आईं। गौरी उसकी आंखों में आंसू ना देख ले, इसलिए उसे कमरे में छोड़ वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। एकांत का आभास पाकर आहत दिल के नियंत्रण को खो दिया और जबरन रुका हुआ आंसुओं का सैलाब पलकों का बंधन तोड़ बह निकला। मम्मी जल्दी करो, मुझे दिशा दीदी के साथ खेलना है। गौरी की आवाज़ सुन मीरा ने जल्दी से मुंह धोया और तौलिए से पहुंचती हुई बाथरूम से बाहर आई और उसके कपड़े बदले। हाथ पैर मुंह धुलाकर उसे खाना खिलाया। इंसान को राह चलते यदि किसी पत्थर से ठोकर लग जाए तो वह या तो उस पत्थर को वहां से उखाड़ फेंकता है या उससे बचकर निकलता है, किंतु रिश्तों में अक्सर ऐसा करना संभव नहीं होता। बहुधा दर्द देने वाले रिश्तों को ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए निभाना पड़ता है। उन्हें ना तो उखाड़कर फेंका जा सकता है, ना ही उनसे बचने के लिए दूर हुआ जा सकता है। ऐसी ही स्थिति मीरा की भी थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी ननद अपनी माँ को भड़काने का प्रयास कर रही है। वह अपनी मम्मी के समक्ष ये सिद्ध करना चाह रही थी कि मीरा गौरी के प्रति लापरवाह है, फिर भी उसे हंसते हुए ही सेवा करनी है। परंतु उसे खुशी हुई थी जब मम्मी जी की आवाज़ कान में पड़ी। चुप रह नेहा, फिजूल की बातें मत कर। मीरा गौरी का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपनी बेटी का रखती है। तू तो यहाँ रहती नहीं है, फिर कुछ ही घंटों में तूने वो देख लिया जो मेरी अनुभवी आँख आज तक नहीं देख पाई। मीरा इतना सुनकर रसोई में चली गई। उसे अमित के लिए चाय बनानी थी और वो अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहती थी सुनना। खुशी के मारे उसका मन मानो हवा में उड़ रहा था। मम्मी जी के लिए उसके मन में सम्मान और बढ़ गया। नेहा अपने पति और बच्चों के साथ कई दिन रही। मीरा ने उनका खूब सेवा सत्कार किया। अब उसे नेहा से कोई शिकायत ना थी। उसने एहसास भी नहीं होने दिया कि उसने कुछ सुना है या महसूस किया है। जाते समय नेहा और उसके पति ने भी मीरा की प्रशंसा की और अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मम्मी, मैं भी चलूँगी आपके और पापा के साथ, प्लीज़। मीरा को सूटकेस में कपड़े रखते हुए देखकर गौरी ने जिद करते हुए कहा, बेटा आप नहीं जा सकते, हम तो काम से जा रहे हैं और जल्दी से वापस आ जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। कहते हुए अमित ने गौरी को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर की ओर चला गया। जाते हुए गौरी मीरा को उम्मीद भरी नज़रों से देखती रही। उसकी मासूम आंखों में झिलमिलाते मोती मीरा को भीतर तक नम कर गए। उसका रुआंसा उदास सा चेहरा उसकी ममता को झकझोर गया था। रुको, जब से पता चला था कि उसके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, तब से वह लगातार साथ जाने की जिद कर रही थी। अमित को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए हरिद्वार जाना था। ये सुनते ही मम्मी जी बोल पड़ी, बहू को भी ले जा, 1 आध हफ्ते के लिए घुमा ला। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों कहीं भी गए नहीं हो।
अलग से ज़्यादा छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अमित ने भी मम्मी की बात मानकर अपने 2 दिन के टूर को 1 हफ्ते का कर लिया था। 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके फिर मीरा के साथ घूमने का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया। उसे अपना सामान रखने को कहा, परंतु ये सुनते ही मीरा ने कहा था, गौरी कैसे रहेगी हमारे बिना? उसे भी तो साथ ले चलते हैं। उसे मम्मी संभाल लेंगी। अब तक भी तो वह संभालती रही है ना, तुम फिक्र मत करो, कहकर अमित ने मीरा को चुप करा दिया। पर अब गौरी की वो विनीत आंखें मीरा की ममता को झकझोरने लगी थीं। उसे महसूस हुआ जैसे सिर्फ गौरी ही नहीं, वह भी उसके बिना नहीं रह पाएगी। वह कपड़े ज्यों के त्यों छोड़कर कमरे से बाहर आ गई, पर हॉल में अमित नहीं मिला तो मम्मी जी के कमरे में चली गई। मम्मी जी, आप समझाइए ना उन्हें कि गौरी को भी साथ ले चलें, वो रो रही है। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? ये कहते हुए मीरा ने कमरे में प्रवेश किया। बच्ची है अभी, तुम्हें देखकर जिद कर रही है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी जिद तुम मान लोगी, पर तुम्हारे जाने के बाद शांत हो जाएगी। वहाँ भी बच्ची को संभालती रहोगी तो क्या फायदा होगा तुम्हारा वहाँ जाने का? सरिता जी ने उसे समझाया, पर मम्मी जी, मेरा भी कहाँ उसके बिना मन लगेगा। 2 दिन ये ऑफिस का काम में व्यस्त रहेंगे और मैं अकेली होटल के कमरे में बोर होती रहूंगी, तो गौरी के साथ घूम फिरकर मन लग जाएगा। प्लीज़ आप समझाइए या फिर मना कर दीजिए, हम कभी और चले जाएंगे। सरिता जी समझ गई थी कि मीरा गौरी के बिना जाना नहीं चाहती, इसलिए जब अमित अपनी बेटी को बहलाकर घर वापस लाया, तब तक 3 लोगों के कपड़े सूटकेस में रखे जा चुके थे। गौरी खुशी से पूरे घर में चहक रही थी। अमित ने मानो दोनों के एकांत में खलल पड़ जाने की प्यार भरी शिकायत आंखों ही आंखों में मीरा से की हो। गौरी खुशी से पूरे घर में थिरक रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। अचानक रसोई में काम करती मीरा की इंद्रियां सतर्क हो उठीं। जैसे ही उसे गौरी की आवाज सुनाई पड़ी, दादी दादी, सौतेली क्या होता है? क्या मेरी मम्मी सौतेली हैं? गौरी हॉल में सरिता जी से पूछ रही थी। उस मासूम को कहाँ पता था कि इसके इस शब्द से किसी की ममता छलनी हो सकती है। उसे तो जब उसके दिल में अंकित माँ की छवि पर उसके अस्तित्व पर यह शब्द प्रहार करता प्रतीत हुआ, तो उसने सही जवाब पाने की उम्मीद में पूछ लिया, तुमसे किसने कहा? कहाँ से सीखती हो ये सब? सरिता जी झिड़कती हुई बोली, मैं नहीं सीखती, वो जय भैया और दिशा दीदी कह रहे थे। उस दिन उसने मासूमियत से सफाई दी। क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि मेरी मम्मी सौतेली है। मैंने पूछा, सौतेली क्या होती है? तो कहने लगे कि बुरी मम्मी को सौतेली कहते हैं। वो कभी प्यार नहीं करती और हमारी असली मम्मी भी नहीं होती है। मेरी मम्मी तो बुरी नहीं है ना दादी? फिर वो तो सौतेली भी नहीं है ना? गौरी तो जैसे अपने ही भीतर के द्वंद्व से छुटकारा पाना चाहती थी। मेरी गुड़िया, तुझे तेरी मम्मी कैसी लगती है? सरिता जी ने पूछा। बहुत अच्छी, वो तो मुझसे कितना प्यार करती है। पापा मना कर रहे थे, फिर भी मम्मी मुझे अपने साथ लेकर जा रही है, उसने मासूमियत से कहा। फिर तू खुद ही सोच ले, वो सौतेली कैसे हो सकती है? जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे बोल दिया कर कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, उससे अच्छी मम्मी तो मुझे मिल भी नहीं सकती थी। जय और दिशा को तो मैं डांट लगाऊंगी, फिर ऐसा कहना भूल जाएंगे। सरिता जी ने उसे समझाते हुए कहा। मीरा अपने गालों पर
लुढ़क आए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप से ही बुदबुदाई, पता नहीं ये कलंकित शब्द जीवन में कभी पीछा छोड़ देगा भी या नहीं। घर के खुशनुमा वातावरण में कुछ पल के लिए नीरसता व्याप्त हो गई थी। सरिता जी मन ही मन क्रोध से आग बबूला हुई जा रही थी कि अपनी बेटी नेहा ही अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करती होगी, तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे थे। वह भीतर ही भीतर अपने क्रोध को पीने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि अमित मीरा और गौरी के साथ चला जाए। नेहा से फिर बात करती हूँ, वह घड़ी भी आ गई है। मीरा ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमित ने माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। गौरी ने चहकते हुए खुशी खुशी दादी को पप्पी देकर बाय किया। सरिता जी ने घर की फिक्र भुलाकर हफ्ते भर आनंद पूर्वक बिताने की सलाह देते हुए अपना ध्यान रखने को कहकर उन्हें विदा किया। खाली घर उन्हें जैसे काटने को दौड़ने लगा। अमित ने कहा था कि नेहा दीदी को बुला लेना, पर बेटी के प्रति उनका क्रोध उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि मीरा के कहने पर अमित ने पहले ही नेहा को फोन करके माँ के पास रहने के लिए कह दिया था। इसलिए थोड़ी ही देर में नेहा का फोन आया कि वह कल बच्चों के साथ आ रही है। ये पूरा सप्ताह नेहा, जय और दिशा के साथ खुशी खुशी बीत गया। सरिता जी ने बेटी को प्यार से समझाया भी कि बच्चों के सामने कभी मीरा के लिए सौतेले शब्द का प्रयोग ना करे। अपनी बहू की तारीफ करते हुए उसके लिए मन में किसी भी दुर्भावना को ना रखने की सलाह दी थी। ठीक है बाबा, गलती हो गई, अब नहीं कहूँगी तुम्हारी बहू के लिए कुछ भी। वैसे वो भी अच्छी है, ये मैं भी जानती हूँ। पहले थोड़ा डर था पर अब नहीं है। ये कहते हुए नेहा ने बात खत्म कर दी। अमित, मीरा और गौरी के साथ वापस आ गया। मीरा सभी के लिए कुछ न कुछ लाई थी। नेहा भी उससे मन ही मन खुश थी, पर ना जाने क्यों उसके समक्ष उसकी तारीफ करने से उसका अहंकार आहत हो रहा था। अमित के वापस आने के अगले दिन ही नेहा और बच्चे अपने घर चले गए। जल्दी जा बहू, स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, वहाँ किसी को ना पाकर बच्ची घबरा जाएगी। सरिता मीरा के हाथ से चाय लेते हुए बोली, जी मम्मी, जा रही हूँ, मैं रिक्शा ले लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। कहती हुई जल्दी जल्दी पैरों में घर की चप्पल डालकर गौरी को स्कूल से लाने के लिए चल दी। आज गौरी को लाने के लिए सरिता जी घर से निकल रही थीं। तभी पड़ोस की दीपा आंटी और उनकी एक और सखी सरिता जी से मिलने आ गई तो उन्हें रुकना पड़ा। मीरा उनके लिए चाय बनाने लगी, इसलिए वह भी समय से ना जा सकी। अब तक तो स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी होगी। कम से कम 20 मिनट का पैदल का रास्ता है। आज तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। वह लगभग भागती हुई सी जा रही थी। ना जाने क्यों उसे घबराहट सी होने लगी। रो रही होगी, छोटी बच्ची है, किसी को वहाँ ना पाकर घबरा जाएगी, कहीं अकेली ही ना आने लगे। हे भगवान, फिर तो उसे रास्ता भी नहीं पता हो। ऐसा ना जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। वह इतनी तेज चल रही थी कि हाँफने लगी। जल्दबाजी में मोटरसाइकिल से टक्कर होते होते बची। देखकर नहीं चल सकती, मरने के लिए मेरी ही बाइक मिली है क्या? चालक बोला। सॉरी कहकर वह फिर उसी रास्ते पर तेजी से चल पड़ी। तभी उसे एक साइकिल रिक्शा वाला दिखाई दिया। उसने उसे चलने के लिए पूछा तो उसने उल्टी दिशा में न जाने की इच्छा जाहिर करते हुए 2 गुना किराया मांगा। मुंह मांगे पैसे देकर वह रिक्शे से स्कूल पहुंची।
गौरी कहीं नजर नहीं आई। लगभग सभी बच्चे जा चुके थे, बस 2-4 बच्चे ही खड़े थे। वहां दरबान से पूछा तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। अध्यापिका को भी कुछ पता नहीं था। मीरा को रोना आ गया। मैं अपनी बच्ची को अब कहाँ ढूंढूं? कहीं वह अकेली ही तो नहीं चली गई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अमित को फोन किया, फिर अपनी सास को रोते रोते सारी बात बताई। मोहल्ले में ये बात फैल गई। स्कूल से घर तक जाने के सभी रास्ते खोज डाले, पर गौरी कहीं नहीं मिली। मीरा बदहवास सी हो चुकी थी। न जाने क्यों स्वयं को अपराधी समझ रही थी। काश मैं समय से पहुंच जाती तो मेरी बच्ची नहीं खोती। ये उसकी सोच रुकने नहीं दे रही थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। पूरी रात बीत गई पर उसका कहीं पता नहीं चला। सरिता जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें संभालने के लिए नेहा हर पल उनके पास थी। सभी नाते रिश्तेदार घर पर एकत्र हो चुके थे। सब अपने अपने तरीके से खोज रहे थे, पर उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। कब रात बीती, कब सूरज निकला और कब सुबह के 10 बज गए, किसी को इसका होश नहीं था। अपनी माँ के कहने से मीरा दवाई लेकर सरिता जी के पास गई। मम्मी जी, दवाई ले लीजिए। उसके इतना बोलते ही नेहा ने हाथ से पानी का गिलास झटके से ले लिया और उसे तेजी से दूसरे हाथ से दवाई ले ली। उसका ये बदला हुआ रवैया और उसे देखकर भी सरिता जी का कुछ न कहना मीरा को भीतर तक हिला दिया। उसे अब सभी का बर्ताव बदला बदला सा लग रहा था। सभी की नजरें उसे शक की निगाह से देख रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि रात से ही अमित ने भी उससे कोई बात नहीं की थी। कल तक उस पर प्यार लुटाने वाला परिवार आज पराया सा लग रहा था। वापस कमरे में आकर माँ से लिपट कर वह फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटा, हिम्मत रख, गौरी मिल जाएगी। माँ ने उसे ढांढस बंधवाने का प्रयास किया। माँ, मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, रोते हुए मीरा बोली। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी फोन की घंटी बज उठी। वह हाल की ओर दौड़ पड़ी। सभी को इंतजार था कि अगर किसी ने किडनैप किया है तो फोन अवश्य करेगा, पर माँ का हृदय ना जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था। सब इंस्पेक्टर की ओर देख रहे थे कि फोन उठाएं या नहीं, पर तभी बेतहाशा भागती हुई मीरा ने फोन उठा लिया। हेलो। फोन टैप कर रहे इंस्पेक्टर ने उसे देर तक बात करने का संकेत दिया। उधर से आवाज आई, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वो सब दूंगी, प्लीज मेरी गुड़िया को छोड़ दो। कहती हुई मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। अमित ने उसके हाथ से फोन ले लिया। हेलो। उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फोन कट गया। किडनैपर बहुत चालाक है। उसने जल्दी फोन काट दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके, इंस्पेक्टर ने कहा। अमित मीरा की ओर देखने लगा, फिर ना जाने क्या सोचकर उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गया और बेड पर बैठाते हुए कहा, मम्मी की तबीयत पहले ही खराब हो चुकी है, अब तुम अपनी तबीयत भी मत खराब कर लेना। संभालो अपने आप को, सभी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद रखो कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अचानक मीरा का मानो किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। आपकी बेटी? अमित, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मेरा मतलब यही था, कहकर के वह बाहर जाने लगा। मुझसे क्या गलती हो गई अमित? क्यों सबकी नजरें बदल गई हैं? मेरी भी तो बेटी किडनैप हुई है, मीरा रोती हुई बोली। पर अमित बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अचानक मीरा की छठी इंद्री जागृत हो उठी। उसके फोन उठाते ही किडनैपर को कैसे पता चला
कि उसकी बेटी को उसने किडनैप किया है। उसकी आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मीरा उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगी। कहाँ सुनी है उसने यहाँ यह आवाज़, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिन बीतता जा रहा था, पर गौरी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। एक बार और फोन आया, तब किडनैपर ने 50 लाख रुपए की मांग की, पर जगह बताने से पहले ही फोन रख दिया, क्योंकि वह अधिक देर तक बात नहीं करना चाहता था। शाम के 7 बज रहे थे। अचानक नेहा की आवाज़ सुनकर अमित चौंक पड़ा। वह बोल रही थी, पूरे घर में देख लिया, बाथरूम में भी देख लिए, पर वो कहीं नहीं है। अब क्या उसे भी ढूंढें? कौन नहीं है दीदी, किसकी बात कर रही हो? अमित ने पूछा। तुम्हारी पत्नी की। मीरा बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। नेहा विफरती हुई बोली, गई होगी कहीं, आ जाएगी, कहकर अमित किसी को फ़ोन करने में व्यस्त हो गया। उसे 50 लाख रुपए का इंतजाम जो करना था। अमित ने फ़ोन काटा तो देखा मीरा के 2 मिस कॉल आए हुए थे। उसने कॉल बैक किया, हेलो। दूसरी ओर से किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर अमित किसी अनहोनी की भय से कांप उठा। हेलो, उसने कहा, मैं इंस्पेक्टर राजीव बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर अमित जी से हो रही है? जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। मिस्टर, आपकी पत्नी मीरा सिटी हॉस्पिटल में है, आप शीघ्र आ जाइए, उनकी हालत गंभीर है। अमित के हाथ से फ़ोन छूट गया, पैर लड़खड़ा गए, तो उसके जीजा ने तुरंत उसे संभाल कर सोफे पर बैठाया। उसने अभी फ़ोन पर हुई सारी बात बताई। नेहा और उसके पति को घर पर इंस्पेक्टर के साथ छोड़कर मीरा के मम्मी पापा और रिश्ते के भाई के साथ अमित हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू की ओर बढ़ते हुए अमित के पैर कांप रहे थे। अचानक उसके पैर जहां के तहां जम गए। गौरी आईसीयू के सामने बेंच पर बैठी सुबक रही थी। अमित को देखते ही दौड़कर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पापा, मम्मी को कुछ होगा तो नहीं? प्लीज़ डॉक्टर साहब से बोलो, उनको जल्दी से ठीक कर दें। रोती हुई गौरी बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, कहते हुए अमित ने उसे मीरा की माँ की गोद में दे दिया और इंस्पेक्टर से बात करने लगा। अंदर डॉक्टर ऑपरेशन करके मीरा का रक्तस्राव रोकने का प्रयास कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने अमित और मीरा के माता पिता का सारा वृत्तांत बताया। उसने बताया कि मीरा को फ़ोन पर आवाज़ जानी पहचानी लगी, तो मस्तिष्क पर जोर देने के बाद उसका शक उसके ही पड़ोस में रहने वाली कमला चाची के किराएदार इरफान पर गया, जो उनके मायके का ही था और उन्हें बुआ कहता था। तभी मीरा चुपचाप बिना किसी को बताए अपने मायके गई, पर उसने राजीव को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी और उनसे मदद मांगी। उसका मायका इंस्पेक्टर राजीव के कार्य क्षेत्र में ही आता था। उन्होंने भी मदद करने का आश्वासन दिया। मीरा अपने घर की पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से चुपचाप इरफान पर नज़र रख रही थी। जब वह घर से बाहर गया तो उसने इंस्पेक्टर राजीव को फ़ोन करके बता दिया और इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगे। इधर मीरा चुपचाप चाची के घर में गई और इरफान के कमरे के दरवाजे की झिर्री से भीतर कमरे में झांक कर देखने लगी, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर वो चाची के घर के अन्य कमरों में देखने का प्रयास करने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसने गौरी को यहाँ छिपाया हो, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि कमला चाची इस समय पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई हैं। तभी उसे स्टोर रूम में कुछ खटपट की आवाज़ आई। वह उसी ओर गई। दरवाजे से बाहर से ताला था, अंदर अंधेरा था।
उसने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह वापस जाने लगी। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। वह झटके से मुड़ी और आवाज दी। उसे लगा अंदर कोई है। भय के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। साहस करके उसने इंस्पेक्टर राजीव को फोन करके सब बताकर वहां आने के लिए कहा और खुद बाहर से एक ईंट का टुकड़ा लाकर ताला तोड़ने लगी। परंतु बहुत कोशिश के बाद वह ताला तोड़ने में कामयाब हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। सामने कुर्सी पर गौरी बंधी हुई थी। मुंह में कपड़ा ठूस करके बांधा हुआ था। दोनों हाथ कुर्सी के हाथों तथा पैर कुर्सी के पैरों में बंधा हुआ था। आंखों से आंसू की धार बह रही थी। पूरा चेहरा ही नहीं, बाल भी पसीने से लथपथ हो रहे थे। उसे देखकर छूटने के प्रयास में किए गए उसके संघर्षों का पता चल रहा था। उस नन्ही सी जान ने कुर्सी समेत खिसक कर सामान गिराकर अपने वहां होने की सूचना देने की कोशिश में कितनी जद्दोजहद की होगी, इसका अनुमान उसके आसपास की स्थिति देख करके लगाया जा सकता था। उसकी दयनीय दशा देखकर मीरा का खून खौल उठा। उसने जल्दी जल्दी उसे खोला और सीने से लगा लिया। रो रो कर गौरी की सिसकियां बन गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस माँ से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे उसे भय हो कि उसे कोई खींचकर अलग ना कर दे। तभी उन्हें बाहर बाइक रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मीरा समझ गई कि इंस्पेक्टर राजीव आ चुके हैं। वह गौरी को लेकर बाहर आई, पर सामने इरफान को देखकर उसके पैर जहां थे वहीं जम गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बात समझ नहीं पा रही थी कि क्रोध की अधिकता से या गौरी के किसी आहित के भय से बोली, ये तूने ठीक नहीं किया है मीरा, इसे यहीं छोड़ दे, नहीं तो क्या। मीरा दहाड़ी। अचानक ही उसमें ना जाने कहां से इतना साहस आ गया कि उसने सोच लिया कि वह इसे नहीं छोड़ेगी। उधर इरफान की आवाज़ सुनते ही गौरी ने मीरा को और जोर से जकड़ लिया। देख, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वह मीरा की ओर बढ़ा। वहीं रुक जाइए इरफान, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पैसा तो तू भूल ही जा। अगर खुद को बचाना है तो यहाँ से भाग जा। मीरा उसे चेतावनी देकर मुख्य गेट की ओर बढ़ गई, पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने वहीं पड़ा लोहे का रॉड उठाकर मीरा के सर पर दे मारा। वह चीख कर वहीं गिर गई। वह दोबारा उस पर प्रहार करने ही जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर राजीव ने गोली चला दी जो उसके कंधों में लगी। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार करके दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। अमित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान, मेरी मीरा को बचा लो। मेरी बच्ची को दोबारा बिन माँ की मत करना। ऊपर देखता हुआ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। मीरा के पापा ने फोन करके घर पर गौरी को मिलने की खबर दे दी। सरिता जी की तबीयत मानो ईश्वरी चमत्कार से ठीक हो गई। वह अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन सफल हुआ। मीरा अब खतरे से बाहर थी। सरिता जी, नेहा, अमित और मीरा के मम्मी पापा सभी सामने खड़े थे। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं शायद कभी तुम्हें मन से अपना ही नहीं पाई कोशिश की, पर तुमने हमेशा मुझे गलत सिद्ध किया है। इस बार तो मैंने हद ही कर दी। एक माँ होकर तुम्हारी ममता नहीं समझ सकी। यही क्यों हम सभी तुम्हारे अपराधी हैं। बहू, हमने भी तुम्हारा दुख नहीं समझा और तुमसे नजरें फेर ली। सरिता जी की आंखों से पश्चाताप की 2 बूंदें लुढ़क कर मीरा के हाथ पर गिरी तो वह बोल पड़ी, आप लोग मुझसे बड़े हैं, माफी मांगकर
मुझे शर्मिंदा ना करें। कहते हुए उसकी नज़र अमित की ओर उठी। वह दोनों हाथों से कान पकड़े किसी मासूम बच्चे की तरह खड़ा था। उसको ऐसे देख मीरा को हंसी आ गई। आज उसकी हंसी पर सभी निढाल हो रहे थे। सभी के दिलों पर जमी भ्रम की काई आज साफ हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी आपको सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।